देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये आपको बताना चाहूँगा कि कैपेसिटर्स में जो 3 केसेस यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगा, तो मैं अभी यहाँ पे फर्स्ट केस को डिस्कस कर रहा हूँ। जबकि दोनों प्लेट्स, एक प्लेट ये है, इस प्लेट को मैं ए बोल सकता हूँ और दूसरा प्लेट ये है। ए पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम लोग कंडक्टिंग प्लेट बोलेंगे, और दूसरा जो प्लेट है इसको हम लोग कंडेंसिंग प्लेट बोलते हैं। तो दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी का है, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों प्लेट के बीच में यहाँ पे एयर है। जब एयर होगा दोनों प्लेट के बीच में, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ये दोनों की फील्ड के लिए E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब इसको याद रखने के लिए कि इसके बीच का पोटेंशियल क्या है, क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के बीच कुछ पोटेंशियल सेटअप हो रहा होगा V। तो पोटेंशियल V इक्वल टू कैसे देखेंगे, तो हमारे एक फ्रेंड है, उनका नाम है वेद, ठीक है। तो वेद नाम है VED से लिखते हैं हम लोग वेद। तो V इक्वल टू ED लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे V इक्वल टू ED कहने का मतलब V इसका पोटेंशियल है, E इस दोनों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड है, और D जो है डिस्टेंस है। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एयर का ले रहे हो आप, तो इसको आप E नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो E नॉट से इसको हमने लिख दिया, तो V इक्वल टू E नॉट इंटू डी हो गया। तो V इक्वल टू आप आगे इसको लिखोगे E नॉट इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। देन नेक्स्ट में सिग्मा जो होता है आपका चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, Q अपॉन A से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप सिग्मा की जगह पे Q बाय A ले सकते हो, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। नाउ अब इसके लिए आप क्या करोगे, अब इसमें आप चूंकि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर चाहिए, तो C इक्वल टू Q बाय V, क्योंकि आपको पता है कि Q इक्वल टू होता है CV, Q इक्वल टू होता है आपका C इंटू V। तो C इक्वल टू आपके पास आ जाएगा Q अपॉन में V। तो Q अपॉन V आपने यहाँ पे ले लिया। चार्ज आपका कितना है, तो चार्ज तो Q ही लोगे आप, Q ले लिया आपने यहाँ पे चार्ज को, नीचे में लिख रहा हूं मैं Q, और V पोटेंशियल। तो इस जगह पे जो पोटेंशियल की वैल्यू आपने निकाली है ये वाली, ये V की वैल्यू को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। तो ये देखो Q अपॉन Q बाय A एप्सिलॉन नॉट इंटू में D, ये मैंने इसकी वैल्यू को प्लेस कर दिया। फाइनली ये आप यहाँ पे कैसे लिखोगे इसको, तो वो देखेंगे। अब तो लास्ट स्टेप है, चूंकि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर चाहिए था हमें, तो दिस वन इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हो C इक्वल टू, ये जो आपका C आ रहा है, C इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है इसमें Q और Q कैंसिल हो जाना है आपका, तो A एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, ये आपकी वैल्यू आ गई कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जब दोनों प्लेट के बीच आपका एयर होगा। तो उसके लिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये सेकंड केस मैं ले रहा हूँ। सेकंड केस में हमारे पास जो आप देख रहे हो, ये हमारे पास है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन अ कंडक्टिंग प्लेट, मतलब ये जो प्लेट है आपका, ये जो अब मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस वन इज कंडक्टिंग प्लेट। और कंडक्टिंग प्लेट के बारे में एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे, कंडक्टिंग प्लेट के अंदर जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कंडक्टिंग प्लेट के अंदर, वो जीरो होती है। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे कि आपने अभी बताया यहाँ पे कि गॉस थ्योरम में आपने पढ़ा है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट फैराडे ने किया था और उसने बताया था किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी क्या है, जीरो है। तो और इसकी जो थिकनेस मैं ले रहा हूँ, ये जो स्लैब मैंने इसके अंदर दोनों साइड प्लेट, जैसे ये प्लेट आपका A है और ये प्लेट B है, दोनों प्लेट के बीच में जो स्लैब आपने प्लेस किया हुआ है, इसकी थिकनेस है T।
तो T इसकी थिकनेस है इस स्लैब की। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बचे हुए पार्ट में, बचा हुआ पार्ट किसकी बात कर रहे हैं हम, तो बचा हुआ पार्ट आपका ये वाला है, ये पोर्शन और ये वाला ये पोर्शन D माइनस टी हो जाए। D माइनस टी, बिल्कुल सही बात। तो ये वाला दोनों ही Yes, तरफ sir. से देखा जाए तो इसकी बची हुई पार्ट का D माइनस टी है। और D माइनस टी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इस दोनों वाले पोर्शन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी E0, क्योंकि इस दोनों के बीच में क्या है, एयर है। अगर मैं बोलूं कि ठीक है ये प्लस है, ये जो प्लेट है पहला वाला आपका प्लस है और दूसरा वाला प्लेट आपका माइनस है, ये माइनस है यहाँ पे, इस तरह से बी जो है आपका माइनस प्लेट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों प्लेट को हमने देख लिया, यहाँ पे प्लस है माइनस है। तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की तरफ जाती हुई होगी, उसी तरह से ये इस तरफ जाएगी। जबकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो देख लो आप। होता है कि जितने अमाउंट का इस तरफ प्लस बन रहा है उतने ही अमाउंट का ये माइनस होगा, और जितने अमाउंट का यहाँ पे माइनस हो रहा है उतने ही अमाउंट का ये क्या होगा, प्लस होगा। ये प्लस हो गया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ E0 अगर यहाँ पे देखा जाए, और बाहर की तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ। तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है और इक्वल अमाउंट होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। अब बात करनी है मुझे, जैसे मैं फॉर्मूला लेके चल रहा था, इसके बीच का पोटेंशियल है ना, मुझे पोटेंशियल भी देखना है कि V क्या होगा। तो इस बार आप V के लिए फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो, तो आप लिखोगे यहाँ पे V इक्वल टू E0 इंटू डी। देखो आप E0 इंटू डी मतलब E0 किस में, तो E0 इस वाले प्लेस में, ये वाला जो सरफेस है आपका जहां पे कि जिसमें आपका D माइनस टी एरिया में, मतलब जहां पे एयर है, तो इसको D माइनस टी लिख दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E0 जो Yes, है sir. एयर में D माइनस टी का है। तो ये हो गया प्लस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें तो इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने माना है यहाँ पे E लिखा है, और इसकी थिकनेस कितनी है, तो T है। लेकिन ये तो आपने पहले ही देख लिया कि इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो रही है, तो जीरो इंटू टी, ये अल्टीमेटली आपका जीरो ही हो जाना है। तो बहुत अच्छी बात है। तो सिर्फ आपके पास रह गया V इक्वल टू E0 D माइनस टी, ये वाला पोर्शन आपके पास सिर्फ रह रहा है। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे, इससे पहले जो हमने काम किया था ना पहले वाले केस में, उसकी तरफ हम मूव करके देख सकते हैं कि हमारा किस तरह से उसको हम और इसको दोनों को एक साथ हम लेके कैसे चल सकते हैं। तो क्यों ना इसी वाले में अभी अभी जो मैंने डिस्कस किया था उसी के केस में देखो आप यहाँ पे क्या किया आपने, V इक्वल टू E0, और यहाँ पे मैंने लिखा था D माइनस टी। तो वो जो केस था उसमें D माइनस टी यहाँ पे हो गया, तो D माइनस टी हो गया, तो E0 की जगह पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये देखो यहाँ पे D माइनस टी मैंने दिखा हुआ है। तो और E0 की जगह पे आप सिर्फ यहाँ पे क्या यूज करोगे, आप E0 की जगह पे आप यहाँ पे यूज कर लो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये D माइनस टी ही रहेगा, तो D माइनस टी। तो बात है पोटेंशियल निकल गई, और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जिसको हम एज यूजुअली निकालते हैं C इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q अपॉन V, तो Q तो है ही, और आपने V निकाल रखा है। V आपके पास फिर से सिग्मा की जगह पे आप Q बाय A का इस्तेमाल करो, तो Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, आप यहाँ पे अगर इस्तेमाल करते हो तो Q बाय A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, तो ये D माइनस टी। तो इस जगह पे आप फिर से ले लो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और इनटू में D माइनस टी। Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो C इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आना है आपके पास A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस टी, ये आपकी वैल्यू आनी है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ गया यहाँ पे, अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो पहले वाला जो केस था हमारे पास, पहला वाला केस था क्या, उसमें कैपेसिटेंस कितना आया था, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D। फर्स्ट केस जब आप एयर के लिए ले रहे थे तो उसके लिए ये वैल्यू आई थी, तो उसमें नोमिनेटर ये था, डिनोमिनेटर ये था। तो डिनोमिनेटर में अभी डिनोमिनेटर और कम हो गया क्योंकि इसमें T माइनस हो गया। तो अगर इसका मतलब ये बात हो गई कि अगर हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया है ना, तो डाइलेक्ट्रिक के प्लेस करने से
कैपेसिटेंस और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस यहाँ पे और बढ़ गया जब डाइलेक्ट्रिक का केस आया। तो के टाइम्स कब इंक्रीज करता है? जब ये कंप्लीटली यहाँ पे कवर्ड होगा, ये पूरी तरह से ये स्लैब इसको कवर्ड कर रहा हो, या इसके बीच में गैप नहीं है। यहाँ पे तो गैप की बात कर रहे हैं, तभी तो D माइनस टी लिखा हमने। ये हमारा कंडक्टिंग स्लैब था, तो कंडक्टिंग स्लैब के लिए ये होगा। डाइलेक्ट्रिक के लिए जब भी काम करेंगे ना, तो डाइलेक्ट्रिक के लिए वहां पे हम लोग जो आप के बोल रहे हो वहां पे के लिए लेंगे। और डाइलेक्ट्रिक जो होता है ना, डाइलेक्ट्रिक को सिंपल वे में अगर हम समझाना चाहते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मतलब एक इंसुलेटर है, और इंसुलेटर पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो इक्वल हो नहीं सकता ना। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है कहने का मतलब क्या? अगर मान लो कि कोई भी, अगर हमने यहाँ पे एक स्लैब ले लिया है ना, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लिया, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर हमने इसमें देखना क्या है आपको, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले लिया, तो मैं क्या बताना चाह रहा था कि आप जितना अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज लेते हो उतने ही अमाउंट का इसके अंदर निगेटिव नहीं आता। ये थोड़ा सा अब डिफरेंट अमाउंट का निगेटिव चार्ज आ जाता है, और जितना अमाउंट का इस तरफ निगेटिव है उतने अमाउंट का पॉजिटिव इस तरफ नहीं आता, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है। जब इक्वल अमाउंट का नहीं आता तो उसके कारण क्या होता है, इसकी थिकनेस भी हमने यहाँ पे टी ले ली है। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने लिया है इसकी थिकनेस हमने टी ले ली है, और बाहर जो इसका आपको तो पता ही है, इसकी दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को देखी जाए, ये दोनों, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों के बीच में, तो ये तो ई नॉट होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये D माइनस टी का पोर्शन है, हमें तो पता ही है। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी हो जाएगी, ई नॉट हो जाएगी। और जैसा कि मैंने फॉर्मूला पहले भी बताया है, V इक्वल टू ई डी, तो यहाँ पे V इक्वल टू एक तो ई नॉट हो जाएगा। ई नॉट किसके लिए हो गया, इस वाले पोर्शन के लिए, दोनों के इस वाले पोर्शन के लिए, तो ई नॉट और ये कितना के लिए है, D माइनस टी का है, तो ई नॉट D माइनस टी प्लस, अब इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि ये कंडक्टिव फील्ड होगा, इंसुलेटर है, इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक है, इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी मैं E लिख रहा हूँ, E इंटू टी। इसकी थिकनेस कितनी है, T है, इसको T लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब देखो आप इसको, तो ई नॉट अभी मैं रहने देता हूँ, ई नॉट D माइनस टी, और इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आप ई नॉट बाय के, दिस वन इज इनटू टी, ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लगा दिया। क्योंकि देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, E के लिए, E की जगह पे मैंने ई नॉट बाय के लिखा, और के अगर आपका डाइलेक्ट्रिक है तो के की वैल्यू, इसका मतलब क्या आ रही है, ई नॉट बाय ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर टू द मीडियम, इसकी रेशियो को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, अगर न्यूमेरिकली इस चीज को देखा जाए तो। अब इस दोनों में आप ई नॉट को कॉमन ले लो। अगर मैंने ई नॉट को कॉमन ले लिया तो एक तरफ आपका D माइनस टी रह गया, प्लस इसमें ई नॉट के कॉमन है, तो ये हो गया T बाय के, ऐसा हो गया। अब एक काम और यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ, वो ये कि T को मैं दोनों पार्ट से कॉमन लूंगा, तो V इक्वल टू, अगर ई नॉट की जगह पे आप सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इवन मैं ये कहूँगा कि सिग्मा की जगह पे भी आप Q बाय, अगर आप डायरेक्ट Q बाय ए अप्लाई करना चाहो तो वो भी और अच्छा है कि एक स्टेप आप और स्किप कर जाओगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डायरेक्ट सिग्मा की जगह पे Q बाय एप्सिलॉन। T तो ऑलरेडी हमने कॉमन लिया, इसमें इस दोनों में से T को ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट में कॉमन ले लिया, तो इसका रह गया, इसको माइनस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी आ जाएगा फिर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा T बाय के। तो इसको हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। इसको अब Q अपॉन V वाले में, C इक्वल टू Q अपॉन V वाले में पुट कर देते हैं, कैपेसिटेंस निकालना है हमें, तो Q रहने दो आप, और ये वाला Q आप ले लो, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये D माइनस टी 1 माइनस 1 बाय के, ये वाला पार्ट आ गया। अब यहाँ से Q और Q फिर से कैंसिल, तो आपके पास बच गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये हो जाएगा D माइनस टी, है ना, और अंदर में
1 माइनस 1 बाई के, बिल्कुल सही बात। 1 माइनस 1 अपॉन के। अब देखो यहाँ पे पिछली बार टी में सिर्फ टी माइनस हो रहा था, अब टी के साथ इतना वाला पार्ट माइनस हो रहा है, मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है ये फिर से डिनोमिनेटर इससे पहले वाले से और इंक्रीज कर गया। डिनोमिनेटर इंक्रीज होने से क्या होगा, जो आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये और भी ये डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि माइनस और बढ़ रहा है ना, तो ये वैल्यू आपकी डिक्रीज कर रही है। तो सर डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगी तो सर वैल्यू बढ़ जाता है फ्रैक्शन का। यस सर। तो फर्स्ट केस में आपके पास क्या था, जब सिर्फ एयर था तो जो कैपेसिटेंस आई। सेकंड केस में कंडक्टिंग स्लैब था, उसकी वैल्यू और बढ़ गई कैपेसिटेंस की। थर्ड केस में डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाया, कैपेसिटेंस और भी ज्यादा बढ़ गया। कैपेसिटर के केस में जो हमने देखा कि ए और बी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस, तो ए और बी की पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं लिखूं यहाँ पे कि वी बी माइनस वी ए है ना, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। और V इक्वल टू क्या होता है आपको पता है कि माइनस ई इंटू डी एल, माइनस ई इंटू डी एल, क्योंकि जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन होता है E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। और बोलते भी हम लोग कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला और ये रिलेशंस तो हमारे लिए है ही, और इसी को यहाँ पे डी एल आर की जगह पे हमने डी एल का इस्तेमाल किया है लेंथ के लिए, तो कोई बात नहीं। और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच का वी बी माइनस वी ए से लिखा है इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एल, ठीक है। और जो प्लेट की लिमिट है, और वो हमने दिखा दिया यहाँ पे इंटीग्रेशन से कि ए से लेके बी तक की लिमिट इंटीग्रेशन करके हमने ले लिया। अब इसको आप देखो कैसे लिखोगे यहाँ पे, ताकि आपके पास बाकी पार्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। अभी जैसे मैंने बोला कि इसमें एक चीज का यहाँ पे क्या है कि माइनस तो है ही, माइनस का हमने इस्तेमाल किया। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एयर की बात करें तो हमने अभी इस्तेमाल किया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और साथ ही साथ इनटू डीएल, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, इस दोनों प्लेट के बीच ए और बी के बीच का गैप जो है वो 0 से डी का है। अगर दो प्लेट हमने लिया है तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि x इक्वल टू 0 और यहाँ से यहाँ तक आते हुए x इक्वल टू डी, क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी d हो जाती है। तो अब यहाँ पे ये जो टर्म्स है इसको आप कुछ ऐसे लिखने जा रहे हो, माइनस सिग्मा इंटू डी एल को आप 0 से d तक लोगे तो d आ जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला कुछ बिल्कुल डिफरेंट सा दिखेगा आपको अभी, वी बी माइनस वी ए। तो अभी हमने वी बी माइनस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह से एक टर्म में, जो कि अभी तक आपने नया टर्म देखा, ये पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमने निकाला था वो कुछ अलग था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का नया टर्म है ना। और द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, मैग्नीट्यूड वाइज अगर देख रहा हूं मैं तो ए और बी के लिए अगर देखूं तो उसको मैं v इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूं वी ए माइनस वी बी। तो ऐसे केस में ये सिग्मा इंटू डी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन जो स्पेशली मेरा साइन है निगेटिव साइन, उसको मैं यहाँ से हटा दिया और वी ए माइनस, यहाँ पे वी बी माइनस वी ए था और यहाँ पे वी ए माइनस वी बी कर दिया। तो मैग्नीट्यूड में ऐसे भी एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। तो ये चीज अब मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि इट इज टू बी नोटेड दैट VA minus VB is positive because A is at higher potential. A को जैसा हमने सर बी हायर पोटेंशियल पे होना चाहिए। अच्छा, अब ए हमने पॉजिटिव लिया हुआ है क्योंकि जब प्लेट होती है तो ए पॉजिटिव रहता है, तो इसलिए पॉजिटिव वाला। सर यहाँ जो हमने लिखा है फॉर्मूला सर ये ब्रैकेट में, सर इसमें वीबी माइनस वी ए करा है ना, और यहाँ
हाँ, तो यहाँ पे VB माइनस VA किया था, तभी तो मैंने यहाँ पे निगेटिव भी लेना पड़ा था मुझे। लेकिन यहाँ पे मैं जैसे बता रहा हूँ कि अब ये हायर पोटेंशियल पे है, तो इसलिए VA माइनस VB कर दिया उसको, तब ये पॉजिटिव में आ गया हमारा। जो फॉर्मूला है C इक्वल टू आप अप्लाई करते हो Q बाय V, तो यहाँ पे आप लिख दो Q अपॉन V, और ये देखो Q की जगह पे आप ले लो सिग्मा इंटू A, ठीक है, और अपॉन में V आपने देखा सिग्मा D बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू हमने ले ली, और यहाँ से सिग्मा और सिग्मा आपका कैंसिल होना है, और ये आपके पास आता है एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो ये भी एक रिलेशन हमारे पास मिल रहा है। वही सेम जब आपने यहाँ पे एयर है आपके पास, तो सेम रिलेशन जो अभी हमने फाइंड किया था वही है। ये जैसे मैं बता रहा हूँ बार बार कि ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन क्या है वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसमें हमें क्या दिखाना है कि हमें ये मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगा। जैसे यहाँ पे मैंने कोई चार्ज ले लिया, और चार्ज ले लिया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इस तरफ दिखा रहा हूँ, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी होगी, राइट साइड लेफ्ट साइड अप डाउन हर डायरेक्शन में होगी, लेकिन मैं एक तरफ दिखा रहा हूँ कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस जगह पे इसकी पोटेंशियल जो होगी वो कुछ ज्यादा होगी। अगर एक पॉइंट ए ले लूं मैं, ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज, इसके चार्ज जो है, इस चार्ज के कारण जितनी पोटेंशियल ए पे होगी, थोड़ा दूर जाओगे आप, अगर आपने ए से बी पे चले गए, या इसको मैं बी मान लेता हूँ और इसको ये मान लूँ, तो बी से ए पे जाओगे तो यहाँ पे आते आते थोड़ी सी पोटेंशियल आपकी कम हो जाएगी, वो वी हो गई। मतलब ए पे पोटेंशियल वी है और बी पे पोटेंशियल उससे थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि चार्ज के ये करीब है, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे दिया हुआ है, और जबकि दोनों ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है ना हमारे पास, वो मान लिया हमने ये डी आर की डिस्टेंस है, ए और बी के बीच का गैप हमारा डी आर का है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इधर दिखा दिया। तो मैं ये दिखाना चाहता हूं कि फोर्स क्या लगेगा, है ना, फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज। अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज, किसी टेस्ट चार्ज को कंसीडर कर लूं, तो फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज, तो सामने में ही यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कहने का मतलब क्या हो गया, टेस्ट चार्ज नॉर्मली हम लोग जो लेते हैं वो यूनिट चार्ज होता है, उसको क्यू नॉट से दिखाते हैं। तो F इक्वल टू होता है क्यू नॉट इंटू ई, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला पता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज कहते हैं, तो F बाय क्यू नॉट करते हुआ, तो यहाँ पे E इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब वर्क डन की बात कर लेते हैं। यहीं पे हम लोग वर्क डन क्या होगा, बाय द एक्सटर्नल एजेंट, जो एक्सटर्नल एजेंट होगा जो मूव कर रहा होगा क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ अगर कोई मूव कर रहा होगा तो उसके लिए वर्क डन क्या होगी। तो देखिए वर्क डन डी डब्ल्यू होता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू होगा, अगर ए से बी मूव कर रहा है तो क्यू नॉट चार्ज को आप मूव करा रहे हो ए से बी, और क्यू नॉट ऑलरेडी क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज को जब दूसरे सोर्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके जाओगे ना, तो आपको वर्क डन जो होगा वो निगेटिव हो, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा और फोर्स ये इस तरफ लगाएगा, आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हो और ये फोर्स ऑफ रिपल्सन इस तरफ लगाएगा, दोनों के बीच एंगल बन जाएगी 180 डिग्री की। तो 180 डिग्री की एंगल बन गई, तो यहाँ पे W इक्वल टू आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो आप, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F इंटू डी आर, अगर आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया तो F इंटू डी आर, जबकि ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो आपका एंगल मैंने बताया कि cos 180 डिग्री होगी, F डी आर cos 180 की मिल रही है आपको। तो 180 कहने का मतलब हो गया -1 माइनस F इंटू डी, रिपल्सिव फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस दोनों के बीच एंगल बन रही है 180 डिग्री की। क्या हो रहा है आपके पास कि ये डी डब्ल्यू इक्वल टू आपने क्या लिखा यहाँ पे, माइनस F इंटू डी आर, माइनस F, यस सर, ठीक है।
अब इसी में आप क्यों ना ये वाला मान लो, ये आपका इक्वेशन अगर 1 है और ये 2 है, ऐसा कर लिया हमने, तो ये 1 वाले में ही आप एफ की वैल्यू पुट कर देंगे सर, क्यू नॉट इंटू ई, बिल्कुल सही बात, क्यू नॉट क्यू नॉट ई इंटू डी आर, और इस तरफ डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू अपॉन चार्ज, ये क्यू नॉट, तो इसको मैं इधर कर देता हूँ क्यू नॉट, दिस वन इज इक्वल टू माइनस ई, माइनस को ध्यान रखेंगे, माइनस ई इंटू डी आर। और देखो वर्क डन अपॉन चार्ज जो होता है, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, ये होता है आपका डी डब्ल्यू, मतलब पोटेंशियल। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू आपके पास, अब आपके पास आ गया डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, ई, ये डी वी है, सॉरी ये डी वी हो गया, सर डी भी हो जाएगा ना सर, हाँ डी भी, बिल्कुल डी वी हो गया, तो डी ई इक्वल टू हो गया माइनस डी वी बाय डी आर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन हो गया। और आप अगर देखो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे कैपेसिटर के लिए प्रूफ किया था ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये भी मैंने यहाँ पे किससे प्रूफ किया था, ये वाला, ये भी मैंने इसी रिलेशन से ही तो प्रूफ किया था, जहां पे कि मैंने डी आर की जगह पे, यहाँ पे देखो डी आर की जगह पे मैंने डी एल ले लिया था। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है दो आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स हैं और उस दोनों पे चार्ज, एक पे Q1 है और एक पे Q2 है, और सबसे बड़ी बात है Q2 जो है वो लेस देन है Q1 से, तो Q1 से लेस देन है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके डायग्राम की भी बात कर लूँ तो मैं कहूँगा कि देखो ये दो प्लेट मैंने यहाँ पे बना दिया है, एक पे चार्ज Q1 है और दूसरे पे चार्ज Q2 है, और ये दोनों ही चार्ज यहाँ पे मैंने पॉजिटिव में ले लिया, ऐसा, ठीक है। तो इधर भी चार्ज आपकी पॉजिटिव में है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी तो दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको अगर मैं ये Q1 से Q2 तरफ जा रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 मान लूँ तो, और Q2 से Q1 की तरफ जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E2 मान लूँ, ऐसा मैं मान लेता हूँ यहाँ पे। सर Q2 पे भी पॉजिटिव चार्ज ही होगा सर, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज, नहीं दोनों पे ही पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, और मैंने ऐसा निगेटिव कहीं पे भी नहीं बोला है यहाँ पे, और निगेटिव बोलता तो खैर कोई अलग बात होती, ठीक है। तो ऐसे केस में तो अभी जैसे मैंने पूछा सर क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों चार्ज सेम रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड फर्स्ट प्लेट जीरो, अगर Q1 पॉजिटिव में है और Q2 निगेटिव में है लेकिन इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन का होगा, तब वैसे केस में इधर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इधर भी आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। लेकिन कैपेसिटर जब ऐसा भी हो सकता है जबकि एक पे चार्ज थोड़ा ज्यादा हो, दूसरे पे थोड़ा कम हो, तो पोटेंशियल का डिफरेंस सेटअप होना चाहिए, तो कैपेसिटर फॉर्म होगा ही होगा। कैपेसिटर के केस में दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस फिर भी आ ही रही है ना, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा तो नहीं खत्म हो गया, पोटेंशियल का डिफरेंस है ना। तो सर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है दोनों प्लेट्स पे, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बस उसकी चार्जेस की अमाउंट डिफरेंस होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे चार्जेस की अमाउंट है आपकी Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे केस में वो होगी आपकी E1 माइनस E2 की, E1 माइनस E2, क्योंकि पहले वाले का चार्ज ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तो रिजल्टेंट फोर्स इस तरह रहेगा, है ना। तो E1 माइनस E2। अब E1 का जो फॉर्मूला होता है अगर सिंगल प्लेट के लिए देखा जाए तो आप कहोगे सिग्मा 1, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा 1 है और इसकी सिग्मा 2 है, तो आप कहोगे ये सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक सिंगल प्लेट के लिए। सर वो जो ऊपर हमने प्लस माइनस p लिखा है सर, ये तो समझने के लिए मैंने यूज किया था यहाँ पे जैसे सही है, तो उसमें अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इसके लिए सिग्मा 2 बाय एप्सिलॉन नॉट, और देखो सिग्मा 1 के लिए आप चार्ज इस पे पहला वाले पे चार्ज Q1 है तो Q1 अब Q1 A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा Q2 अपॉन A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। तो अब ओवरऑल यहाँ पे जो हमारे पास इसकी वैल्यू मिल रही है वो आ रही है, दिस वन इज इक्वल टू 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A और Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2, ये हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है। अब ये जो हमारे पास मिल रहा है, अब पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट देखनी है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। तो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट तो हमने अभी तक स्टडी क्या किया था, हमने तो यही स्टडी किया था ना कि भाई V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी, है ना, जहाँ D के बारे में भी आपको अच्छे से पता है और E के बारे में भी अच्छे से पता है।
तो E इंटू डी हमने ये स्टडी किया हुआ है, तो Yes, E sir. इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये है हमारी, तो E की जगह पे आप लिख लो यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, A Q1 माइनस Q2 इंटू D, ये आ गया, और दिस वन इज इक्वल टू Yes, sir. 1/2, अब ये एप्सिलॉन नॉट A है ना, एप्सिलॉन नॉट A तो है ही यहाँ पे, इस D को आप इसके नीचे ले आओ अपॉन D, और Q1 माइनस Q2, तो अब ये देखो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू आपका है ये C के इक्वल है, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो Q1 माइनस Q2 अपॉन में 2C, क्योंकि ये 2 टाइम्स ऑफ C के इक्वल है, तो डायरेक्ट आपके पास अब ये सिर्फ वैल्यू आ जाएगी Q1 माइनस Q2 अपॉन 2C। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले ना, तो एक चीज तो आप देखो, आपको अगर ट्रिक से बनाना है, सॉल्व करना है, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो 2 सब में कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो 2 ये हो गया, Yes, sir. बाकी A एप्सिलॉन नॉट बाय D होगा, तो 2C तो ये हो गया। अब चार्ज किसका बड़ा है, तो Q1 का चार्ज बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा Q1 ग्रेटर देन Q2, तो Q1 माइनस Q2। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, आप वहां सीधा लिखोगे Q1 माइनस Q2, देखोगे है या नहीं है, और नीचे में देखोगे C जो है वो 2 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है, बस इतना से देख के आप टिक कर दोगे, ये इसका ऑप्शन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो बड़ा चार्ज बन रहा है ना, कैपिटल Q, छोटे छोटे से मिलके 27 ऐसे 27 ड्रॉप्स मिलके, वो इक्वल है 27 स्मॉल q के, क्योंकि यहाँ पे 27 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑफ सेम साइज आर इक्वली एंड सिमिलरली चार्ज, सिमिलर चार्ज का मतलब ये 27 जो है ड्रॉप्स इक्वल चार्ज का, ये जब कंबाइन हो जाता है तो ये एक बड़ा सा ड्रॉप बना देता है जिसकी चार्ज कैपिटल Q है। इस तरह से वो स्मॉल चार्ज और कैपिटल चार्ज एक दूसरे से रिलेटेड होगा। जैसे कि एक रिलेशन तो आपने पहले ही निकाल लिया, आपने बोला क्या कि कैपिटल R इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, ये रिलेशन आपने निकाल लिया, ठीक है। अब इस रिलेशन से आपको क्या बताना है, इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस जो होगी बड़े वाले ड्रॉप की, बिगर ड्रॉप की, दिस वन इज 3 टाइम्स द कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, क्योंकि जितना ज्यादा क्योंकि कैपेसिटेंस जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के, क्योंकि C इक्वल टू आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होता है, दैट मींस C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो कैपेसिटेंस जो बड़े वाले का है वो अब 3 टाइम्स है कैपेसिटेंस ऑफ छोटे वाले स्मॉलर वाले का, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पूछ रहा है कि कैपेसिटेंस क्या होगी, तो कैपेसिटेंस आपकी हो गई, कैपेसिटेंस 3 टाइम्स हो गई, बिगर ड्रॉप की 3 टाइम्स हो गई स्मॉलर ड्रॉप से ज्यादा, ठीक है। अब दूसरा आपने जैसे स्मॉलर ड्रॉप के लिए फॉर्मूला लिखा KQ/R पोटेंशियल का, और बिगर ड्रॉप के लिए लिखा आपने K कैपिटल Q/R, कैपिटल Q/R लिख दिया, ये कैपिटल R था यहाँ पे, तो कैपिटल Q वाले में यहाँ पे K है, और कैपिटल Q को आप लिखा आपने 27 इंटू स्मॉल 27Q, यस सर, R की जगह पे जैसे यही करा 3R कर दिया सर, तो ये बिल्कुल यही काम किया 3 9 जैसे। अब आपने बोला भी कि यहाँ पे 9 टाइम्स ऑफ KQ/R आ रहा है, तो इसका मतलब है बिगर ड्रॉप जो है आपका वो 9 टाइम्स बड़ा है स्मॉलर ड्रॉप से, तो स्मॉलर ड्रॉप की पोटेंशियल जो है बड़े वाले ड्रॉप की जो पोटेंशियल होगी वो 9 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी स्मॉल ड्रॉप के। नॉर्मली इसी तरह का क्वेश्चन आता है और पूछता लेता है कि भाई इसका कैपेसिटेंस कितना टाइम इंक्रीज करेगा और इसकी पोटेंशियल कितनी टाइम से इंक्रीज करेगी, वो आप डायरेक्टली आप यहाँ पे अगर ये चीज आपको पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा।